हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट। और मैं शंकर, आपका टीचर। आप लोग डेफिनेटली इंजॉय कर रहे होगे और अपनी डाउट्स को क्लियर कर रहे होगे इन सारी वीडियो से। आज जो मैं आपके लिए लाया हूँ वो है डिमांड, यानी यूनिट 2 में डिमांड। डिमांड का आज पार्ट फर्स्ट होगा, तो इस चीज़ को हम लोग आज शुरू करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। अब देखिए कि मैंने बताया जैसा कि आज डिमांड कर रहे हैं, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 है, डिमांड का पार्ट फर्स्ट है और आपका क्लास 11th है। इसमें जो फर्स्ट जो आज टॉपिक हम लोग कर रहे हैं यानी कि डिमांड, तो डिमांड यहां मैं लिख देता हूं, डिमांड। अब आ जाइए कि डिमांड होता क्या है। यदि आपसे पूछा जाता है नॉर्मली तो डिमांड होता क्या है, तो डिमांड नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जैसे मैं कहूँ कि मुझे ये खरीदना है, मुझे वो खरीदना है, आपके लिए भी हो सकता है, आपकी भी विशेष होंगे या आप भी सोचते होंगे कि मुझे आज ये खरीद लेता मैं। तो क्या सिर्फ वांट से यानी आपकी इच्छा जो हुई, विलिंग जो हुई, उसको हम डिमांड कहेंगे या नहीं कहेंगे? इसको समझने के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आप उस क्वेश्चंस का आंसर ढूंढिए। पहला क्वेश्चन मेरा है कि आई वॉन्ट टू परचेज ए स्टार। स्टार आप लोग देखे होंगे जो आकाश में टिमटिमाता रहता है, और आपने बचपन में सुना भी होगा और लर्न भी किया होगा, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। तो वही स्टार है, उस स्टार को हम खरीदना चाहते हैं, वॉन्ट टू परचेज। ओके, तो पर्पस क्या है भाई? स्टार तो खरीद रहा हूं तो उसका कोई पर्पस तो होगा। तो पर्पस इज टू फिक्स इन फ्रंट ऑफ माई हाउस, उसको मैं अपने घर के आगे लगाना चाहता हूं। तो यदि आपसे पूछा जाए कि इज इट डिमांड और नॉट, तो आप अभी मन ही मन सोच रहे होगे कि अरे सर क्या कह रहे हैं, स्टार तो खरीद ही नहीं सकते, तो वो डिमांड कैसे हो सकता है? जिस चीज को हम खरीद ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है, तो वो डिमांड कैसे हो सकता है? यही सोच रहे होगे आप। तो चलो ठीक है, मैं इस क्वेश्चन को हटा के दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिक्शा वाला यानी रिक्शा पुलर वांट टू परचेज अ मर्सिडीज कार। एक रिक्शा चलाने वाला मर्सिडीज कार को खरीदना चाहता है ना? तो खरीदना चाहता है, तो क्या वो उस चीज को, वो जो खरीदना चाहता है, क्या वो डिमांड है? तो आप कहोगे कि सर हाँ, रिक्शा वाला यदि खरीदना चाहता है तो खरीद ले, हो सकता है। तो यही सब कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको आप मनी मनी इसका आंसर ढूंढो, और फिर मैं आपको बताता हूं कि ये डिमांड है या नहीं है। क्या होता है कि कोई भी चीज डिमांड होने के लिए बेसिक उसमें एलिमेंट्स होने चाहिए। तो चार इसके बेसिक एलिमेंट, चार बेसिक एलिमेंट है। यदि चारों बेसिक एलिमेंट में से लैक ऑफ एनीवन, कोई भी यदि ना हो, तो उसको हम डिमांड नहीं कह सकते। डिमांड होने के लिए ये चार चीजें होनी चाहिए, ये जरूरी है। ये क्या चार चीजें हैं? तो पहला चीज तो यही हो जाता है भाई कि विलिंग टू परचेज। पहला चीज क्या हो गया भाई? विलिंग टू परचेज, इसको बेसिक एलिमेंट कहते हैं। तो विलिंग टू परचेज यानी उस चीज को खरीदने की इच्छा होनी चाहिए आप में। तो मेरे केस में इफ आई वांट टू परचेज अ स्टार, मैं यदि एक स्टार खरीदना चाहता हूं, तो यहां तो मेरी विलिंग है, तो यानी डिमांड का जो पहला एलिमेंट है वो यहां पे फुलफिल हो रहा है। ठीक है। और दूसरा होता है कि इस विलिंग टू परचेज के बाद दूसरा होता है अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स। जिस चीज की आपको इच्छा हो रही है वो अवेलेबल होना चाहिए, है ना? वो चीज अवेलेबल होना चाहिए। अब मेरे केस में आप देखो कि क्या स्टार अवेलेबल है? स्टार अवेलेबल नहीं होता, उसका कोई शोरूम नहीं है, स्पेस में भी आपको उसका शोरूम नहीं मिलेगा। जब उसका शोरूम नहीं है, बेचने की जगह नहीं है, तो हाउ आई कैन परचेज स्टार? मैं स्टार परचेज नहीं कर सकता।
यानी सेकेंड पॉइंट ही इसमें एक तरह से खत्म हो गई। मेरी डिमांड सिर्फ मेरी विलिंग है, इच्छा है कि मैं स्टार खरीदना चाहता हूं, ठीक है। तो यानी मेरा केस तो खत्म। अब रही एक रिक्शा वाला की बात। अब रिक्शे वाले में आप देखो कि यह रिक्शा वाला वांट टू परचेज अ मर्सिडीज कार, तो वही उसकी इच्छा है, विलिंग टू परचेज, फुलफिल हो रहा है। दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए, मार्केट में अवेलेबल होना चाहिए। तो हाँ, मर्सिडीज कार के बहुत सारे शोरूम हैं जहां जाके आप खरीद सकते हो। तो यानी सेकेंड पॉइंट भी फुलफिल हो गया। अब थर्ड केस जो होता है, थर्ड केस होता है इसका कि प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, दैट गुड्स, यानी कि उस कमोडिटीज की कीमत होनी चाहिए, जिस कीमत पे वो चीज आप खरीदना चाहते हो वो उसकी कीमत होनी चाहिए। तो मर्सिडीज कार की तो कीमत है, आप जितने भी में जाएं, 35 लाख 40 लाख जो भी हो, उतने में आपको एक कार मिल जाएगी। तो तीन रिक्शा वाले के केस में आप देखो कि तीन चीजें हो गई, विलिंग टू परचेज हो गई भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स हो गया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी हो गया। यानी कि हमारी इच्छा भी है, उसकी अवेलेबिलिटी भी मार्केट में है, और तीसरा हो गया कि उसकी कीमत भी मार्केट में है, तय कर रखी है मार्केट कि उसको कितने प्राइस में उसको बेचना है। यानी तीन चीज, रिक्शे वाले के केस में भी तीन चीज हो गया। अब आप देखो कि फोर्थ एलिमेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एबिलिटी टू परचेज। इसको हम कहते हैं एबिलिटी टू परचेज, परचेज, एबिलिटी टू परचेज, यानी कि या परचेजिंग पावर। जो कोई भी जो चीज खरीदना चाहता है, विल है, तो उसके पास, उसके बटवे में, उसके जेब में उतने पैसे होने चाहिए। अब रिक्शा वाला वांट टू परचेज अ मर्सिडीज कार, यदि उसके पास उतना पैसा होता तो क्या वो रिक्शा चलाता? नहीं चलाता। तो इसका मतलब है कि वो भी डिमांड नहीं हुआ। चाहे मेरे केस में ले लीजिए कि आई वांट टू परचेज ए स्टार, तो मेरे केस में तो सिर्फ विलिंग टू परचेज ही एक फुलफिल हो रहा है, अदरवाइज तीन एलिमेंट्स जो बेसिक एलिमेंट हैं वो नहीं हो रहा। रिक्शे वाले के केस में तीन एलिमेंट फुलफिल हो रहे हैं। फोर्थ एलिमेंट यानी परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर वो फुलफिल नहीं हो रहा है, जिसको कि हम एबिलिटी टू परचेज कहते हैं। एबिलिटी टू परचेज मींस परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर के पास परचेजिंग पावर है या नहीं है, तो उस केस में वो भी नहीं होगा। अब कहानी यहां आ जाती है कि अब आप लोग बिल्कुल, आप लोग समझ चुके होंगे कि भाई डिमांड होता क्या है। तो डिमांड होने के लिए चार चीजें तो चाहिए ही चाहिए। याद कर लीजिए, पहला विलिंग टू परचेज, दूसरा अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स, दैट प्राइस ऑफ दैट कमोडिटी, उसकी कीमत होनी चाहिए, और फोर्थ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज परचेजिंग पावर ऑफ द कंज्यूमर या एबिलिटी टू परचेज। तो लैक ऑफ एनीवन, इनमें से कोई भी एक यदि नहीं होता है तो उसको हम डिमांड नहीं कहेंगे। तो अब आप लोग आपस में डिस्कस कर सकते हो, आपस में जो फ्रेंड्स होंगे उनमें आप डिस्कस करिए कि भाई क्या क्या चीज डिमांड हो सकता है और क्या चीज डिमांड नहीं हो सकता। इसके लिए आपको ये चार बेसिक एलिमेंट्स को फुलफिल करना होगा। ये चारों एलिमेंट्स जब आप फुलफिल करोगे तो वो डिमांड होगा, चारों एलिमेंट्स आप फुलफिल नहीं करोगे तो वो डिमांड नहीं होगा। तो आप इजीली इस चीज को फाइंड आउट कर सकते हो कि डिमांड है या नहीं है। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम एंटर कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा है, इसको हम या तो फैक्टर कह लें या इसको हम डिटर्मिनेंट्स कह लें, डिटर्मिनेंट्स कह लें, या इसको हम फंक्शन कह लें, फंक्शन ऑफ डिमांड। यदि आपसे पूछा जाता है कि भाई फैक्टर क्या है, व्हाट राइट एनी फोर फैक्टर्स ऑफ द डिमांड, या एक्सप्लेन एनी फोर डिटर्मिनेंट्स ऑफ द डिमांड,
या एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ द डिमांड, आपका आंसर सेम होगा। ठीक है, इसको समझने के लिए सबसे अच्छा है हमारे पास जो हम समझे, जैसे ये हो गया dx। dx क्या हो गया? डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी। फंक्शन ऑन, फंक्शन कर रहा है, ये किस चीज पे फंक्शंस कर रहा है? तो भाई पहला हो गया px, प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, और इसके अलावा हो गया pr, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, या इसको हम अदर गुड्स भी कह सकते हैं। तो pr, y एंड t और e। अब आप कहोगे कि सर ये इतने सारे चीज शॉर्ट में हैं, इसका क्या मतलब? तो एक एक चीज को मैं आपको बताऊंगा। देखो, dx हो गया डिमांड ऑफ एक्स गुड्स या कॉमोडिटीज, एक्स गुड। F4 होता है फंक्शन। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब हो गया डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी फंक्शंस ऑन ऑल दीज फैक्टर, ऑल दीज आर द डिटर्मिनेंट्स, ऑल दीज आर द फैक्टर। यानी ये सारे डिटर्मिनेंट्स हैं, ये सारे फैक्टर हैं, यानी इनमें कोई भी चेंजेस आएगा तो वो क्या होगा? डिमांड पे इफेक्ट करेगा। अब डिमांड पे इफेक्ट करेगा तो px क्या हो गया भाई? तो प्राइस ऑफ गुड x। pr क्या हो गया? pr हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ठीक है जी। उसके बाद y क्या हो गया? तो y फॉर इनकम ऑफ कंज्यूमर। t क्या हो गया भाई? तो t हो गया टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। और उसके बाद e हो गया, e बहुत सारे आपके टेक्स्ट बुक में नहीं दिए होते हैं। e फॉर एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। तो ये सारे जो हैं ये फैक्टर्स हो गए। हाँ, इसमें जरा सा आपको और मुझे बताना है कि डिमांड में दो पार्ट्स में डिमांड बढ़ जाता है। एक इंडिविजुअल डिमांड और दूसरा हो जाता है मार्केट डिमांड। इसके बारे में फैक्टर करने के बाद हम आपको डिटेल में इसका हम आपको एक्सप्लेनेशन देंगे। जो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये किसके हैं? तो इंडिविजुअल डिमांड के। किसके? इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। इंडिविजुअल डिमांड का सिंपली आप ये मीनिंग समझ लीजिए कि इंडिविजुअल डिमांड होता है कि किसी एक कंज्यूमर का, सिंगल कंज्यूमर के जो बिहेव होते हैं, यानी कि उसके जो एक्टिविटी है परचेज से, डिमांड से रिलेटेड, वो इंडिविजुअल हो जाता है। और मार्केट हो जाता है जैसे इंडिविजुअल, जैसे ए कोई बंदा है उसका डिमांड, और मार्केट की जब बात हो जाएगी तो मार्केट में क्या हो जाएगा? जैसे ए, यहां देखिए इंडिविजुअल में ए है, बी है, सी है, मान लीजिए डी है, ये सारे कंज्यूमर हैं, ए बी सी डी कंज्यूमर हैं। तो मार्केट में क्या होगा कि ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इन तीनों को यदि हम प्लस कर देते हैं तो वो मार्केट हो जाता है। तो इंडिविजुअल क्या होगा? ए, इंडिविजुअल बी, इंडिविजुअल सी, इंडिविजुअल डी। लेकिन इन सबको जब हम प्लस कर देंगे एक जगह तो वो क्या हो जाएगा? मार्केट हो जाएगा। तो अब हम इन सारे पॉइंट्स पे डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो इसको मैं मिटा रहा हूं। बात समझ में आ गई आपके कि बिल्कुल क्लियर हो गया कि इसको याद रखने का बहुत अच्छा तरीका है। dx यानी डिमांड ऑफ एक्स कॉमोडिटी, फंक्शंस ऑन px pr y te यानी प्राइस ऑफ एक्स कॉमोडिटी, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स,
या सब्स्टिट्यूट गुड्स या अदर गुड्स, और वाई TE इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशन। अब एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। अब आप देखिए कि मैं पहले यहाँ पे छोटा सा ये लिख लेता हूं, dx इक्वल्स टू फंक्शंस ऑफ PR या PO और y T एंड E। ये अब देखिए, अब PX है, ये PX आपका हो गया प्राइस ऑफ गुड X इटसेल्फ, यानी किसी भी कॉमोडिटीज की जो प्राइस है वो उसका फैक्टर होता है। होता क्या है, प्राइस कैसे डिटरमिनेंट्स है, तो होता ये है कि प्राइस यदि इंक्रीज करेगा तो उसका इफेक्ट क्या आएगा, डिमांड पे डिमांड क्या होगा, फॉल हो जाता है। जब चीजें महंगी हो जाती है तो हम उसकी कम क्वांटिटी खरीदते हैं, यानी कि डिमांड कम हो जाता है, और प्राइस जब फॉल करेगा तो डिमांड हमारा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, इसका यदि आप शेड्यूल देखोगे तो सिंपल है, एक तरफ आप प्राइस ले लीजिए और एक तरफ क्वांटिटी ले लीजिए। यहां पे मान लीजिए 5 4 2 या 3 मैंने ले लिया, क्या चीज, प्राइस, इसको आप 3 4 5 ले लीजिए। जब प्राइस 5 था तो क्वांटिटी कितनी खरीद रहा था कंज्यूमर, 3। जैसे जैसे प्राइस कम हुआ क्वांटिटी आपकी बढ़ती चली जाती है, यानी इसको इनवर्स रिलेशंस या नेगेटिव रिलेशंस विद प्राइस भी हम कह सकते हैं। तो आई थिंक कि ये आपके क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा कि प्राइस कैसे इफेक्ट करता है डिमांड को। अब आ जाइए पीआर क्या हो गया, पीआर हो गया प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, ठीक है, या इसको प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी हम कहते हैं, प्राइस ऑफ अदर गुड्स भी हम कहते हैं। अब प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में दो पार्ट्स में बट जाता है, एक होता है सब्स्टिट्यूट गुड्स, दूसरा होता है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप देखो कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाता है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या है, तो सब्स्टिट्यूट गुड्स को याद रखने का बहुत ही इजी वे है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर। सब्स्टिट्यूट गुड्स का क्या मतलब हुआ कि वो गुड्स जो एक दूसरे के जगह पे हम यूज कर सकते हैं, उसको हम सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं। अब इसका एग्जांपल में आप ले लीजिए टी एंड कॉफी। ये टी एंड कॉफी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। टी एंड कॉफी क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट। आप किसी के भी घर जाते हैं या हम कहीं रिलेशंस में जाते हैं तो वहां ऑफर करा जाता है कि भाई आप टी लेंगे या कॉफी, तो टी या कॉफी, तो इसका मतलब ये दोनों सब्स्टिट्यूट है। टी नहीं है तो कॉफी ले ली, कॉफी नहीं है तो टी ले ली। लेकिन यहां पे कुछ जरा सा ट्विस्ट होता है कि इफ एनी पर्सन्स एडिक्टेड विद दैट, यदि वो एडिक्टेड है चाहे वो कॉफी का टी का, तो उस केस में सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। समझ में आ गई बात कि यदि कोई एडिक्टेड है टी का, जैसे मेरी बात ले मुझे कॉफी पसंद नहीं है, मुझे टी पसंद है, टी अच्छी लगती है मुझे, तो बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉफी पसंद है तो और कॉफी को वो सब्स्टिट्यूट भी नहीं करना चाहते टी के साथ, तो उनके लिए वो सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अदरवाइज टी एंड कॉफी सब्स्टिट्यूट फॉर ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे के जगह यूज की जा सकती है। अब आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ ईच अदर, जिसको हम एक के जगह दूसरे को, दूसरे के जगह पहले को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, वो सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। अब आ जाएं आप कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स पे। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या है, तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कहते हैं कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच कैन बी यूज्ड टुगेदर,
जिसको हम एक साथ यूज करते हैं, साथ साथ यूज करते हैं, यानी उसको हम अकेले में यूज नहीं करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या हो गया कि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज टुगेदर, जिसको हम साथ साथ यूज करते हैं। वो क्या है, जैसे कि मान लीजिए कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल, कार एंड पेट्रोल क्या हो गया, सब्स्टिट्यूट गुड्स हो गया। उसी तरह से पेन एंड इंक ले सकते हैं आप एग्जांपल, ब्रेड एंड बटर, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हो गया। तो अब समझ में आ गया कि सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब आप कहोगे कि सर ये सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे इंपैक्ट करता है एक दूसरे के, कैसे ये फैक्टर है। अब मान लीजिए कि टी की, यदि सब्स्टिट्यूट इफेक्ट मैं आपको बता रहा हूं कि टी की प्राइस ऑफ टी यदि इंक्रीज कर जाए तो कंज्यूमर क्या करेगा, शिफ्ट होगा किधर भाई, कॉफी के। तो डिमांड फॉर कॉफी क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा, डिमांड फॉर कॉफी इंक्रीज कर जाएगा। तो ये क्या है, सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, इसको हम कहते हैं सब्स्टिट्यूट इफेक्ट, क्योंकि उस केस में कंज्यूमर क्या करेगा, टी के जगह कॉफी को प्रेफर करेगा, क्यों कि टी की प्राइस इंक्रीज कर गई। अब दूसरा केस आप देखिए कि यदि कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में, अब आप देखो कि कार की प्राइस ऑफ कार, यदि हम कहे कि प्राइस ऑफ कार इंक्रीज कर गई तो क्या होगा, डिमांड फॉर पेट्रोल क्या होगा, फॉल हो जाएगा। क्यों फॉल होगा, इसलिए फॉल हो जाएगा क्योंकि अब लोग कार कम खरीदेंगे, जब कम खरीदेंगे कार तो पेट्रोल क्या होगा, कम डिमांड होगा। तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट्स, कॉम्प्लीमेंट्री इफेक्ट। आई थिंक कि क्लियर हो गया होगा आपको कि सब्स्टिट्यूट गुड्स कैसे इफेक्ट करता है और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स कैसे इफेक्ट करता है। अब हमारा रह गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड एक्सपेक्टेशंस। ये तीनों चीज भी मैं आपको बता रहा हूं। अब आपको मैं बता रहा हूं इनकम ऑफ द कंज्यूमर यानी कि वाई। अब यहाँ पे वाई बहुत सारे बच्चे या तो थिंक करेंगे या नहीं करेंगे, कह नहीं सकते, लेकिन कर सकते हैं कि वाई वी टेक हेयर वाई फॉर इनकम। इनकम ऑफ द कंज्यूमर में इनकम को हम वाई से लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्योंकि आई से क्यों नहीं लेते, तो इकोनॉमिक्स में आई फॉर इन्वेस्टमेंट होता है और वाई भी गलत नहीं है। वाई जो लिया जाता है यील्ड से, यील्ड का पहला जो लेटर है वो वाई है, तो इसीलिए हम यहाँ पे वाई ले लिए। ठीक, ये टेक्निकली होता है कि आप इकोनॉमिक्स में जहां भी वाई देखोगे वो इंडिकेट करेगा किसको, इनकम को। अब वाई फॉर हो गया इनकम ऑफ द कंज्यूमर, क्या हो गया, इनकम ऑफ द कंज्यूमर। अब इनकम ऑफ द कंज्यूमर में आप देखिए कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर क्या कैसे इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत सिंपल है कि यदि किसी कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होती है तो डिमांड भी इंक्रीज होगा, डिमांड भी इंक्रीज होगा। और इनकम के फॉल होने से, इनकम जब फॉल होगा तो डिमांड भी हमारा फॉल होगा। यानी यहाँ डायरेक्ट रिलेशंस होता है। आप खुद ही सोचो कि यदि किसी के घर में अभी 1 लीटर ऑफ मिल्क आता है और उसके लिए मिल्क की जो है रिक्वायरमेंट उसके यहाँ 2 लीटर 3 लीटर की है, तो जैसे ही इनकम इंक्रीज करेगा तो अपनी वो रिक्वायरमेंट को बढ़ा देगा, यानी वो ज्यादा मिल्क लेना शुरू कर देगा। तो इनकम,
ये आप आगे पढ़ेंगे कि इनकम इफेक्ट नॉर्मल गुड्स के लिए क्या होता है, और जो अदर टाइप्स के गुड्स होते हैं जिसको गिफिन गुड्स भी हम कहते हैं, तो उनके ऊपर क्या इफेक्ट होता है, ये सारे आगे हम लोग करेंगे। ये जो भी हम अभी बता रहे हैं आपको, वो नॉर्मल गुड्स के लिए बता रहे हैं। क्लियर? अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल गुड्स क्या होता है और इंफीरियर गुड्स या गिफिन गुड्स क्या होता है। फिलहाल हम नॉर्मल गुड्स समझेंगे कि नॉर्मल गुड्स के केस में जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो उसका डिमांड भी बढ़ता है, और इनकम कम होने से डिमांड भी कम होता है। अब आप आ जाइए टी फॉर होता है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस। टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑल्सो डिटरमाइन डिमांड। डिमांड को वो डिटरमाइन करता है। कैसे करता है भाई? तो बहुत सारे चीज, जैसे मान लीजिए आप एक एग्जांपल ले लेता हूं, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स में ले लेते हैं पेप्सी और कोको कोला को। अब यदि आपके जो टेस्ट हैं वो चेंज हो गए, कोको कोला की तरफ आ गया, तो डिमांड किसकी कम हो जाएगी? पेप्सी की। और यदि कोको कोला से आपके टेस्ट बदल गए पेप्सी के तरफ, यानी फेवरेबल आपका पेप्सी हो गया, तो पेप्सी की डिमांड बढ़ गई। या इस एग्जांपल को छोड़ो, फेवरेबल और अनफेवरेबल के केस में आप देखिए, जैसे कि मान लीजिए जो आउटडेटेड ड्रेसेस हैं, जो आज के फैशंस के टाइम में जो आउटडेटेड फैशंस हैं, उसके यानी कि टेस्ट को हम अपडेट कर चुके हैं, यानी मॉडर्न ड्रेस की तरफ हम जाएंगे। जो आउटडेटेड है उसको हम छोड़ देते हैं, यानी प्रेफरेंसेस हमारा चेंज हो गया। तो जो न्यू फैशन है, कितना भी आपको पहनने में परेशानी हो या कन्वीनियंट ना हो, तो भी हम जो मॉडर्न ड्रेस कोड होता है, ड्रेस होता है, उसके तरफ हम भागते हैं कि अरे आज का फैशन ये है, भले ही वो कन्वीनियंट हो या ना हो। लेकिन ओल्ड फैशन को हम छोड़ते चले जाते हैं। क्यों छोड़ते हैं? क्यों कहते हैं कि ये पुरानी स्टाइल की चीजें हैं, इसको अब यूज नहीं, भले ही वो कन्वीनियंट हो। ठीक है? तो ये चीज होता है, यानी प्रेफरेंस, टेस्ट बदलने से, प्रेफरेंसेस बदलने से डिमांड पे इफेक्ट आता है। दैट्स व्हाई इट इज अ डिटरमिनेंट और फैक्टर ऑफ डिमांड। बात समझ में आई? तो ये इस तरह से टेस्ट हो गया। उसके बाद ई फॉर होता है एक्सपेक्टेशन अबाउट फ्यूचर प्राइस। फ्यूचर प्राइस यानी किसी भी कॉमोडिटीज का आने वाले टाइम में प्राइस क्या होने वाला है, उससे भी डिमांड का इफेक्ट होता है। अब सपोज करिए कि कोई कॉमोडिटी इन नियर फ्यूचर प्राइस विल इंक्रीज। आपके दिमाग में ये है कि ये चीज की कीमत बढ़ने वाली है। जैसे आप देखो कि कार कंपनी दिसंबर जनवरी में बहुत अच्छा स्कीम निकाल देती है, क्योंकि दिसंबर जनवरी के टाइम में कार की जो डिमांड होती है, जनवरी फरवरी स्पेशली, उसमें कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि वो ये दिसंबर में, स्पेशली दिसंबर में कम इसलिए होती है क्योंकि उसको ये लगता है कि लोग जनवरी में लेना प्रेफर करेंगे। क्यों? कि उनका जो डेट ऑफ परचेजिंग होगा वो नेक्स्ट ईयर के लिए होगा। 1 मंथ के लिए वो डेट ऑफ परचेजिंग प्रीवियस ईयर क्यों करें, तो वो कर देते हैं कम। तो ऐसे केस में कार कंपनी क्या ट्रिक अप्लाई करती है कि भाई जनवरी से रेट बढ़ने वाला है, तो लोग सोचते हैं चल फिर ले लो। तो फ्यूचर प्राइस भी इफेक्ट करता है कि इफ द कंज्यूमर थिंक इन नियर फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल इंक्रीज, तो कंज्यूमर क्या करेगा? अभी उस चीज को खरीदेगा यदि उसको कोई जरूरत है। और यदि कंज्यूमर ये सोचता है कि इन नियर फ्यूचर प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी विल फॉल, तो वो वेट करेगा। किस कैसे केस में? यदि वो नेसेसिटी ना हो, लाइक मेडिसिन हो गया। अब मेडिसिन में तो आप ये नहीं कहोगे कि भाई रेट कम होगा तभी हम दवाई लेंगे। फीवर आपको आ जाए और दवाई आप तब लोगे जब आपके फीवर नहीं रहेंगे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो कुछ केसेस में ये नहीं वर्क करता है, अदरवाइज ऐसा होता है, हम वेट करते हैं। यदि हमें पता होता है कि प्राइस कम होने वाली है तो हम अपने आप को रोक लेते हैं और वेट करते हैं प्राइस कम होने के लिए। तो समझ में आ गई बात? तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस अबाउट फ्यूचर प्राइस ऑल्सो डिटरमाइन डिमांड। तो आज हम लोगों ने जो भी किया
वो पहला तो हमने समझा डिमांड क्या होता है, दूसरा हमने समझा कि फैक्टर या फंक्शंस ऑफ द डिमांड क्या है, ये अच्छी तरह से हमने करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा पार्ट 2, ये पार्ट 1 है और अभी डिमांड चलता रहेगा। सारा एक एक चीज जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंगली है, एक एक चीज को मैं बताते जा रहा हूं। इसको आप इसका बेनिफिट लीजिए, एंजॉय करिए, और जो न्यू स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करें, शेयर भी करें और बेल आइकन को पुश करें, जिससे आपको आने वाला जो वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और कमेंट जरूर करें, कमेंट्स जो हैं वो जरूर करें, कोई भी डाउट्स हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू।